हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय का क्लास 10 की कृतिका पुस्तक। फ्रेंड्स, कक्षा 10 में 2 पुस्तकें हैं हिंदी की, एक तो है कृतिका, एक है क्षितिज। तो फ्रेंड्स, ये है क्षितिज पुस्तक जो कक्षा 10 की है। ये दोनों विषय हैं जो हिंदी में है। क्षितिज में गद्य पद और पद्य पद दोनों हैं और कृतिका में कहानियाँ हैं जो बहुत ही इंटरेस्टेड है, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कृतिका पुस्तक का पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारियाँ बता दूं। इसमें लेखक परिचय सबसे पहले दिए गए हैं। जहाँ भूमिका दी हुई है वहाँ पे लेखक परिचय दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, पेज नंबर 6 में भूमिका दी हुई है और पेज नंबर 7 में पहले चैप्टर माँ का आंचल की यहाँ पे परिचय दिया हुआ है। इसी प्रकार सभी जो चैप्टर्स हैं उनके परिचय दिए हुए हैं। तो आइए हम देखते हैं माँ के आंचल का परिचय। यह अंश शिव पूजन साय उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। माँ के आंचल का जो लेखक है वो शिव पूजन सहाय है। उनके उपन्यास देहाती दुनिया से यह चैप्टर लिया गया है, माँ का आंचल। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। जो दुनिया का पहला जो उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास, वो देहाती दुनिया को माना जाता है। सन 1926 में प्रकाशित हुआ था। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। जो ये उपन्यास है देहाती दुनिया, वह स्मरण शिल्प में भी लिखा गया है और वह सबसे पहला उपन्यास माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। जो ये देहाती दुनिया का जो उपन्यास है, इसमें जो ग्रामीण जीवन है उसका चित्रण ग्रामीण भाषा में ही दिया गया है, क्योंकि ग्रामों में अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो गांव की भाषाओं में ही इसका चित्रण किया गया है। गांव की जो जीवन है उसका ग्रामीण भाषा में ही चित्रण किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अपढ़ गंवार, निरक्षर हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकते हैं। जो देहाती लोग हैं या अनपढ़ गंवार लोग हैं और जो निरक्षर, जिन्होंने कभी लिखना नहीं सीखा, वो भी बड़ी आसानी से इस उपन्यास को समझ सकते हैं। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्पी अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। जो आत्मकथा के रूप में लिखा गया यह जो शैली है, आत्मकथात्मक शैली यानी आत्मकथा के रूप में लिखी गई शैली, इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। जो उपन्यास है उसमें जो कथा लिखी गई है वो बहुत ही मौलिक और प्रयोग यानी कि धर्म में प्रयोग ली जाने वाली भाषा में लिखी गई है। इसमें आत्मकथाएं हैं। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। जो माँ का आंचल है, इसमें एक छोटा सा बच्चा है भोलानाथ नाम का, तो उसकी जो ये कहानी लिखी गई है वो मुख्य पात्र है। इसमें भोलानाथ मुख्य पात्र है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। यानी कि जो यह अंश दिया गया है, इसमें जो इसमें संकलित कथा है, कहानी है, वो ग्रामीण अंचल यानी जो गांव है उसके बारे में, उसके चरित्र का एक अनोखा ही चित्रण किया गया है। बालकों की खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल है। यानी कि जो बालकों का खेल है, कौतूहल है, माँ की जो ममता है, पिता का दुलार है और लोकगीत, सभी का इसमें चित्रण
किया गया है। शहर की चकाचौंध से दूर गांव में सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। जो शहर की चकाचौंध यानी कि शहर में लोग जाते हैं तो हर चीज़ से प्रभावित होते हैं, तो इन सबसे दूर एक गांव है, उसकी सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यानी कि गांव की जो प्रकृति है, वहाँ का वातावरण है, वहाँ की जो प्रसन्ननीय जो प्रकृति है, उसके बारे में आत्मीय रूप से लेखक ने, रचनाकार ने गांव का चित्रण किया है। यहाँ बाल मनोभाव की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्काल समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। यानी कि जो बालकों का जो मनोभाव है, उसके साथ साथ जो लेखक है उसने गांव के जो समाज, उसका पारिवारिक परिवेश का भी चित्रण किया है। तो ये था हमारा पाठ सार। तो आइए हम पढ़ते हैं पहला चैप्टर, माँ का आंचल। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा पहला चैप्टर, माँ का आंचल। इसके जो लेखक है शिवपूजन साय है, जो मैंने पहले ही आपको पाठ परिचय में बता दिया था कि पाठ 1 माँ का आंचल का जो लेखक है, रचनाकार है, वो शिवपूजन सहाय है। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में किसी ना किसी का जीवन परिचय भी पूछा जा सकता है और किसी भी लेखक के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा कि पाठ जो 1 है माँ का आंचल, उसका लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, शिवपूजन सहाय हैं। उन्होंने बहुत ही रचनात्मक रूप से इस कहानी को रचा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, माँ का आंचल। इसमें छोटे से बच्चे का जो बचपना है वो दर्शाया गया है। वो क्या क्या क्रिया करता है, अपने पिताजी के साथ जाता है, उनके कंधों पे बैठता है, नदी पर जाके मछलियों को खाना दाना खिलाता है। इससे उसे बहुत ही खुशी होती है और वो हंसने लगता है। और उसके पिताजी वापस आते वक्त उसे जो रास्ते में जो पेड़ होते थे उन पर झूला झुलाते थे, इत्यादि के बारे में बताया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। यानी कि इसका अर्थ है जहाँ लड़कों का संग यानी कि जो लड़कों का समूह होता है, लड़कों की संगति होती है, तहाँ बाजे मृदंग। वहाँ पे जो जवान लड़के होते हैं तो वहाँ पे उनको कोई टेंशन नहीं रहती है, तो वो गाने गाते हैं, बाजा बजाते इत्यादि के बारे में बताया गया है। जहाँ बुड्ढों का संग यानी कि जहाँ पे बुजुर्ग लोग होते हैं, उनका समूह होता है, उनका संगत होती है, वहाँ पे खर्चे की या पैसे की चर्चा होती है, क्योंकि उनको चिंता रहती है घर के खर्चे की, हर चीज़ की। क्योंकि बच्चे जो जवान लड़के होते हैं उनको जीवन को लेकर सीरियस नहीं होते हैं वो, तो वो आराम से अपनी मौज में रहते हैं। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। यानी कि जो ये बच्चा है वो बोलता है कि हमारे पिता तड़के यानी सवेरे उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। यानी कि जो ये बच्चा है, ये लेखक है, ये कह रहे हैं कि हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, यानी कि हम बचपन से ही अपने पिताजी के साथ रहते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। माता तो केवल दूध ही पिलाती थी, वरना सब जो कार्य है वो पिताजी ही करते थे और हम पिताजी के ही साथ रहते थे। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। यानी कि जो लेखक के पिताजी हैं वो अपने साथ ही अपने बच्चों को बैठक में, बाहर की जो बैठक है वहाँ पे सुलाते थे और अपने साथ ही सवेरे उठाकर नहला धुलाकर तैयार करते थे। हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको देख करने लगते थे। यानी कि जो लेखक है वो बोल रहे हैं कि हम बबूत का तिलक हमारे ललाट पे लगाने के लिए हमारे पिताजी को फोर्स करते थे, या हम उनके पीछे ही पड़ जाते थे कि हमारे ललाट पे बबूत का तिलक लगाइए।
कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डॉक्टर डांटकर वह हमारे चौड़े लीलाड़ में त्रिपुंड कर देते थे। यानी कि जो लेखक है उनके पिताजी हंसते हुए, कुछ झुंझलाकर और उनको डांटकर भी उनके जो मस्तिष्क है उनमें तीनों उंगलियों से बबूत लगा देते थे। त्रिपुंड यानी कि चंद्राकार रेखाएं, 3 आडी चंद्राकार रेखाएं खींच देते थे। हमारे लीलार में बबूत खूब खुलती थी। यानी कि जो उनकी लेखक कह रहे कि हमारे लीलार यानी लीलाट यानी मस्तिष्क पर, माथे पर, ललाट पर बबूत बहुत ही शोभनीय होती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। बबूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। जो लेखक है उनके सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, क्योंकि बचपन में बच्चों के जड़ूले रखे जाते हैं, तो लेखक का यही कहना है। और लंबी लंबी जटाएं यानी लंबे बाल थे। बबूत रमाने से हम खासे बम भोले बन जाते थे। यानी लेखक कहता है कि जो बबूत है वो अर्धचंद्राकार में 3 उंगलियों से लगाने के बाद हम भगवान भोले की तरह लगते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। लेखक के पिताजी उनको बहुत ही प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। भोलानाथ का असली नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि माँ का आंचल में भोलानाथ का असली नाम क्या था? तो इसका उत्तर है तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया कहते थे। जो भोलानाथ है वो उनके पिता को बाबूजी कहते थे और उनकी माता को मैया कहकर पुकारते थे। जब बाबूजी रामायण पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब भी भोलेनाथ के जो पिताजी वो रामायण पाठ करते थे तब तक भोलेनाथ एक आईना ले लेते थे हाथ में और अपने मुंह को निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लज्जाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। यानी कि भोलेनाथ के जो पिताजी है वो रामायण पाठ करके जब उनकी तरफ देखने लगते तो वो थोड़ा लज्जाते थे, यानी कि शर्मा जाते थे और मुस्कुराने लगते थे। उनके साथ ही उनके पिताजी भी मुस्कुराने लगते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते थे। अपनी एक रामनामा वही पर हजार राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। जो भोलेनाथ का जो पिताजी थे वो रामनामा बही, जो उनकी खाता बही पुस्तक थी उनमें राम नाम लिखते थे 1000 बार और अपनी जो पोथी थी उसके साथ बांधकर रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। यानी कि जो भोलानाथ के पिताजी थे वो 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखते थे और आटे की गोलियां बनाकर उन कागज़ में रख देते थे, छोटी छोटी गोलियां बनाकर, और वो गंगा नदी की ओर चल पड़ते थे और वहाँ जाकर मछलियों को दाना खिलाते थे। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक है, कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।